हाय गाइस, वेलकम टू पार्टनरशिप एक्ट लेक्चर सीरीज़। और आज हम करने जा रहे हैं हमारा पार्टनरशिप एक्ट का मॉड्यूल। ये मॉड्यूल जो है गाइस राहुल आईएएस का मॉड्यूल है, ठीक है। और हम इसको यूज़ करके पार्टनरशिप को अपना कवर अप करेंगे, ठीक है गाइस। इस लेक्चर का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल पढ़ा कर समझाना, और ताकि आप इसे फ्यूचर में रिवाइज कर पाएँ, कोई डाउट्स ना रहें आपको। बस यही इसका पर्पस है और कुछ नहीं। तो इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हैं, 7 टॉपिक में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप से, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटर से, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी, फोर्थ है आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, फिफ्थ आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म आ जाता है, फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ जाता है। तो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। क्या बोलता है? डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पहली चीज़ बोलता है लॉ ऑफ पार्टनरशिप। इन जनरल द सोर्स ऑफ द लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज़ लेजिस्लेशन, और दूसरा केस लॉस। तो यहाँ पर गाइज आपको क्लैरिटी हो जाती है कि इन जनरल जो लॉ ऑफ पार्टनरशिप है वो 2 पार्ट से डिवाइडेड है, मतलब 2 एस्पेक्ट्स को कवर करता हुआ चल रहा है। एक तो लेजिस्लेशन के थ्रू कवर होता हुआ चल रहा है और दूसरा केस लॉस के थ्रू। तो लेजिस्लेशन की बात करूँ तो इंडिया में पार्टनरशिप चलता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, और केस लॉस में क्या बोलता है? वेयर देयर इज नो इंडियन केसेस और द एक्ट इज साइलेंट अबाउट द पर्टिकुलर मैटर, इंग्लिश केसेस आर रेफर्ड एज पैरा मटीरिया, दैट इज द इंटरप्रिटेशन गिवन इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस इज अप्लाइड टू द इंडियन केसेस अराइजिंग बिफोर द कोर्ट। तो यहाँ पर चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि जहाँ पर केस लॉज इंडियन केसेस जहाँ पर साइलेंट है, मतलब जहाँ पे कोई केसेस नहीं गिवन है, इंडियन केसेस नहीं है, वहाँ पे आप इंग्लिश केसेस को रेफर कर लेंगे और इंटरप्रेट करेंगे इंग्लिश केसेस के हिसाब से इंडियन सिचुएशंस पर। इंडियन सिचुएशंस पर इंग्लिश केसेस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन चलेगा, ठीक है। तो मतलब आप एक तरीके से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं इंग्लिश केसेस से, और क्या कहते हैं इंडियन सिचुएशंस पे अप्लाई करते हुए आप एक डिसीजन पे उतर सकते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा, जो सोर्स है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो केस लॉज है और लेजिस्लेशन है, ठीक है। आगे बोलता है नीड फॉर पार्टनरशिप एज अ मोड ऑफ बिजनेस। अब भाई ज़रूरत क्यों महसूस हुई पार्टनरशिप की एज मोड ऑफ बिजनेस? क्या बोलता है? द ट्रेडिशनल बिजनेस वॉज सोल ओनरशिप बिजनेस, दैट इज अ सिंगल पर्सन वॉज ओइंग and carrying on the business. This business gradually felt with many disadvantages. They are, पहली चीज़, only small size business can be carried. B, it can be carried on with less capital, and if the business needed more capital then it was not possible for a single person to put the required capital. C बोलता है the need for the people or customers were not being fulfilled by sole ownership business, और D बोलता है the workload was heavy on sole owner. तो आपकी पार्टनरशिप की इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमने ये समझा कि भाई पार्टनरशिप की नीड क्यों अराइज हुई एज अ मोड ऑफ बिजनेस। तो इसने समझाया कि भाई पहले ट्रेडिशनल बिजनेस जो थे वो सोल ओनरशिप के द्वारा चलते थे, मतलब एक ही आदमी सारी की सारी चीज़ें करता था। अब ये सिंगल आदमी कैरी ऑन कर रहा है पूरा का पूरा बिजनेस, तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होंगे ना। पहले तो एक ही आदमी चलाता था, अब वो एक ही आदमी चला गया तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस थे। और ये डिसएडवांटेजेस क्या थे? पहली बात कि ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल साइज़ ऑफ बिजनेस के लिए ही वायबल ऑप्शन होता था, मतलब जो छोटे उद्योग हैं मतलब वो छोटे उद्योग या छोटे उद्योगपति ही इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि एक ही आदमी है, छोटा सा इंडस्ट्री है, उसी को चला रहा है, तो ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए वायबल था, ठीक है। बी में बोल दिया कि भाई पैसा भी कम होता था, ज़्यादा पैसा चाहिए होता था तो पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि एक आदमी कितना पैसा लेकर आएगा, उसके पास लिमिटेड फाइनेंसेस हैं, तो ये एक वन ऑफ द लिमिटेशन थी। सी बोलता है कि लोग और कस्टमर्स, ठीक है, उनकी बहुत सारी क्या कहते हैं आशाएं होती हैं, उम्मीदें हो सकती हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस से। अब ये सोल ओनरशिप बिजनेस कितना कर लेगा? सोल ओनर जो है बिज़नेस का वो कितना कर लेगा? अब सोल ओनरशिप के अंतर्गत चल रहा है बिज़नेस, तो वो सारे कस्टमर की सारी नीड्स को, जो भी कस्टमर की नीड्स हैं, जो भी उसकी एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पाता था, ठीक है। और आखिरी है वर्कलोड। एक आदमी चला रहा तो वर्कलोड बढ़ेगा ही उसके ऊपर, ठीक है। सो द बिजनेस फेल्ट द नीड ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पर्सन्स विच कैन ओवरकम देयर डिफेक्ट्स, दस द पार्टनरशिप बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब साफ सी बात है, क्योंकि बिजनेस लोगों का था, उनको लगा कि भैया साथ में आने से चीज़ें आसान होंगी और ये सारे के सारे जो ऊपर के दिए हुए 4 डिफेक्ट नहीं कवर अप हो जाएंगे, इसलिए पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई। एडवांटेजेस क्या हैं? पहली चीज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। अब देखो जो डिसएडवांटेज ऊपर दे रखी हैं उन्हीं को एडवांटेज बनाकर नीचे ले आया। तो पहली बात, ऊपर क्या दिक्कत थी? कैपिटल लिमिटेड होता था, अब यहाँ पे आ गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर फॉर वर्क। ऑब्वियसली ऊपर एक आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, अब तो भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है, ठीक है। लोग 4 आदमी मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तीसरा मोर कैपिटल, पैसा भी ज़्यादा आया, ठीक है। चौथा फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर की एस्पिरेशन और नीड्स भी फुलफिल हुई, ठीक है। आगे चलते हैं। नीड फॉर सेपरेट इनैक्टमेंट फॉर लॉ ऑफ पार्टनरशिप। अब भाई
क्यों ज़रूरत फील हुई कि एक सेपरेट इनैक्टमेंट चाहिए लॉ ऑफ पार्टनरशिप के लिए? देखो, पहले हमको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट जो था वो कवर अप करता था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थी, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 239 से 266 के बीच में इन सारी मतलब ये सारे प्रोविजंस जो थे 239 से 266 के बीच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस पार्टनरशिप से ही डील करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक सेपरेट एक्ट को लेकर आए, क्यों? तो यहाँ पर यही बता रहा है, तो प्रायर टू न्यू एक्ट द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप वॉज कंटेन्ड इन चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच वॉज बाय नो मीन्स अ कंप्लीट कोड रिलेटिंग टू लॉ ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो, यहाँ पर इसने क्लैरिटी दे दी कि वो कंप्लीट कोड नहीं था पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो पहली बात यहाँ पे क्लियर हो गई हमें कि क्यों लेकर आए हम सेपरेट स्टैट्यूट, क्योंकि वो स्टैट्यूट जो था सेपरेट स्टैट्यूट इसलिए लेकर आए क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज अ स्टैट्यूट था वो कंक्लूसिवली सारी चीज़ें कंबाइन करके मतलब सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर रहा था, ठीक है। ऑफ कोर्स एग्जॉस्टिव तो आज भी पार्टनरशिप एक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन तो है जो पार्टनरशिप से रिलेटेड ही बातों पे काम कर रही है। और पार्टनरशिप आज की डेट में कोई ऐसी तो चीज़ है नहीं कि कोई बहुत छोटी मोटी बात हो, कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन हो। बहुत सारी पार्टनरशिप्स हैं, बहुत सारी पार्टनरशिप रजिस्टर भी होती हैं, तो लोग बिज़नेस तो कर ही रहे हैं, पार्टनरशिप के फॉर्म में भी करते हैं, पार्टनरशिप्स भी बनाते हैं, फर्म्स भी बनाते हैं। तो उसके लिए एक अलग से लेजिस्लेशन लाना एक नेसेसरी था, ठीक है, एक नेसेसरी मैंडेट बन गया था। आगे क्या बोलता है, सेक्शन 239 से 266 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पार्टनरशिप लॉ। ऑब्वियसली पार्टनरशिप लॉ को प्रोवाइड कर रहा है। इन फैक्ट मेनी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैव बीन प्रॉपरली फेल्ट अनटच्ड बाय चैप्टर 11। अब भाई चैप्टर 11 की वजह से हुआ क्या, जो 239 था और 266 था, 239 से 266 जो था ICA में जो प्रोवाइड कर रहा था पार्टनरशिप कानून के ऊपर, उसमें बहुत सारे मैटर्स जो थे, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स थे पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो पर्टिकुलरली टच नहीं हो रहे थे। मतलब वो उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ गया। मतलब वो अब लिमिटेड प्रावधान ही तो डाल पाओगे, कितने ही डाल लोगे। पर जब आप एक खुद से एक एक्ट ही बनाते हो तो आप उसमें सब कुछ चीज़ें कंक्लूसिवली डालते हो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ कंक्लूसिवली तो नहीं डाला हुआ था, है ना। द रिजल्ट वॉज दैट इंडियन कोर्ट्स हैड टू डिपेंड लार्जली ऑन इंग्लिश केसेस विच द एक्ट वॉज साइलेंट। अब देखो, जहाँ पर एक्ट साइलेंट था वहाँ पर क्या कर रहे थे इंडियन कोर्ट्स, इंग्लिश केसेस को रेफर कर रहे थे। बट द डेवलपमेंट इन द इंडियन ट्रेड नेसेसिटेटेड द इनैक्टमेंट ऑफ न्यू एक्ट। अब क्योंकि इंडियन ट्रेड भी बढ़ रहा था, उद्योग बढ़ रहा था, तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, इस वजह से क्या हुआ कि भाई ज़रूरत फील हुई कि नया इनैक्टमेंट की ज़रूरत है। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन एक्ट। अब भाई इंग्लिश और इंडियन एक्ट में अंतर क्या है। द मेन डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ ऑफ पार्टनरशिप 1932 इज़ दैट द फॉर्मर हैड नॉट गिवन द प्रोमिनेंस टू दी पर्सनैलिटी ऑफ द फर्म। अब देखो भाई, प्रोमिनेंस नहीं दिया पर्सनैलिटी ऑफ द फर्म को। इंग्लिश एक्ट ने कभी भी पर्सनैलिटी ऑफ द फर्म को प्रोमिनेंस नहीं दिया, उसी तरह इन्होंने नहीं दिया लेकिन हमने दिया है। तो इनफैक्ट द इंडियन एक्ट रिकॉग्नाइजेस द कॉन्टिन्यूस पर्सनैलिटी विद वेरियस चेंजेस ऑफ द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द पार्टनरशिप। ऑब्वियसली सारे के सारे चेंजेस जो मेंबर्स के कंटेक्स्ट में आते हैं इंडियन एक्ट में, हम लोग पर्सनैलिटी को, मतलब जो आपकी पार्टनरशिप फर्म की पर्सनैलिटी है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उस पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज हम कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर इंट्रोडक्शन, रिटायरमेंट, एक्सपल्जन एक्सेट्रा ऑफ पार्टनर एंड अकॉर्डिंगली द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। अब पर्सनैलिटी तो चेंज होती है फर्म की जब कोई बंदा आता है, जाता है या रिटायर करता है ना, तो उन चीज़ों को भी हम कवर अप करते हैं इंडियन एक्ट के अंतर्गत। इस बात को हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बना देता है इंग्लिश एक्ट से, क्योंकि इंग्लिश एक्ट इतना कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द न्यू इंडियन एक्ट इज़ प्रोविजन डीलिंग विद डिस्पोजल ऑफ द गुडविल। अब देखो, इंडियन एक्ट में नई बात यह है कि डिस्पोजल ऑफ गुडविल की भी बात करता है। अब ब्रिटिश एक्ट डिस्पोजल ऑफ गुडविल की बात नहीं करता था, इंडियन एक्ट हमारा डिस्पोजल ऑफ गुडविल की बात करता है कि अगर गुडविल डिस्पोज हो रही है तो फिर क्या इंप्लीकेशंस होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। One more aspect of Indian Act is regarding the registration of the firm and effect of non-registration which was absent in English Act। अब देखो, registration of the firm जो है वो जो एस्पेक्ट था इंडियन एक्ट का, वो हमारे पास यहाँ पर इंडिया में है। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन होगा और इफेक्ट क्या होगा नॉन रजिस्ट्रेशन का, भैया फर्म जो है अगर रजिस्टर्ड है तो उसके पास क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके ऊपर क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, उन एस्पेक्ट्स को कवर करता है हमारा इंडियन एक्ट। लेकिन इंग्लिश एक्ट में ये सारी बातें एब्सेंट थी। सो बाय देयर न्यू एस्पेक्ट्स द न्यू एक्ट वॉज इनैक्टेड। So, by these new aspects, the new act was enacted in April 1932. It also provides for the application of Indian Contract Act wherever applicable। अब यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि इन एस्पेक्ट्स की वजह से ये जो हमारा नया एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया, और ये प्रोवाइड भी करता है एप्लीकेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहाँ पर भी नेसेसरी हो या एप्लीकेबल हो। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अब भाई क्या डेफिनेशन और क्या नेचर है पार्टनरशिप का यहाँ पर। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप इन जनरल, अब नेचर बता रहा है पार्टनरशिप का इन जनरल क्या होता है। तो पार्टनरशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड
part, that is relationship where each party gets his part for the business, that is profit, for providing labor, skill और capital. देखो पार्टनरशिप में साफ बता दिया इसने, पार्टनरशिप जो है वो डिराइव हुआ है पार्ट से, और पार्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन दोज पार्टीज़ जिन्होंने कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज़ कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट किया है इन द फॉर्म ऑफ लेबर, स्किल एंड कैपिटल, और उनको ये कंट्रीब्यूशन की वजह से कुछ पार्ट मिला है बिजनेस में प्रॉफिट का, ठीक है। तो पार्टनरशिप वर्ड किससे डिराइव्ड है, पार्ट, और पार्ट का मतलब है वो प्रॉफिट जो बिजनेस से डिराइव हुआ क्योंकि आपने कुछ लेबर, स्किल या कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी। अब चाहे वो जिस भी पार्ट में आपने कंट्रीब्यूट की हो, आपको कुछ पार्ट मिला है ऑफ बिजनेस, दैट इज़ प्रॉफिट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप एज इन एनी अदर बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड टू शेयर अमंग ऑल पार्टनर्स। देखो पार्टनरशिप का एम भी यही होता है कि भाई बिजनेस करना है, प्रॉफिट अर्न करना है और शेयर करना है सभी पार्टनर्स के साथ। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप इन जनरल यही होता है। आगे बोलता है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप आ रहा है। बेसिक एलिमेंट्स पार्टनरशिप के क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी इन रिलेशन टू थर्ड पार्टीज, पार्टनरशिप इज लेस दैन अ कंपनी एंड मोर दैन सोल ओनरशिप, द डिफेक्ट इन दी पार्टनरशिप लीड्स टू ओरिजिन ऑफ कंपनीज। यहाँ पर इसने दो बेसिक वो बता दिया, आपको एलिमेंट्स बता दिया पार्टनरशिप का। पहले बोला म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो गाइस, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जैसी मैं बोलता हूँ आपके दिमाग में लाइट जलनी चाहिए कि ये बात कर रहा है म्यूचुअल एजेंसी की। तो जब मैं म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बोलता हूँ तो साफ सी बात है, सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, ठीक है, अपना फेथ रिपोज करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इनको एक दूसरे के काम पे कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। और दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी हर आदमी की अनलिमिटेड होती है तीसरे बंदे की तरफ, मतलब अगर किसी तीसरी पार्टी को नुकसान हो गया तो ये पार्टनर्स अनलिमिटेडली लायबल है, ठीक है। अब पार्टनरशिप जो होती है वो एक कंपनी से कम होती है और एक सोल ओनरशिप से ज़्यादा होती है। साफ सी बात है, पार्टनरशिप हमें पता ही है मिनिमम 2 आदमी चाहिए, तो सोल ओनरशिप से ज़्यादा है और एक कंपनी से ऑफकोर्स कम ही है। और जो डिफेक्ट हैं पार्टनरशिप में, कुछ डिफेक्ट्स रहे हैं पार्टनरशिप में, जैसे इसकी कोई लीगल आइडेंटिटी को हम नहीं कहते कि पार्टनरशिप इज़ नॉट अ लीगल आइडेंटिटी, मतलब ये कोई खुद में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है, नेचुरल पर्सन नहीं है, मतलब नेचुरल पर्सन तो नहीं बोल सकते, जैसे लीगल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन तो नहीं ही है ऑफकोर्स, बट लीगल पर्सन भी नहीं कहलाती है और इसकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। इस वजह से हमने कहा, इस वजह से हुआ क्या कि ये जो लिमिटेशंस हैं पार्टनरशिप में, इसी की वजह से कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। बिफोर 1932 द लॉ ऑफ पार्टनरशिप as said earlier was contained in section 239 to 266 of the Indian Contract Act 1872. Section 239 of ICA defined partnership as, अब देखो पहले हमें पता है 1932 से पहले, मतलब जब पार्टनरशिप एक्ट आने से पहले जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसी में ही थे प्रावधान सारे के सारे पार्टनरशिप के, है ना। अब सेक्शन 239 से शुरू होता था और 266 पे कवर अप हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। अब 239 ICA में डिफाइन करता था पार्टनरशिप को, और कैसे डिफाइन करता था, बोलता था पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू कंबाइन देयर प्रॉपर्टी, लेबर और स्किल इन सम बिजनेस एंड टू शेयर प्रॉफिट्स बिटवीन देम। तो पार्टनरशिप क्या है, एक तरीके का रिलेशन है, एक तरीके का संबंध है बिटवीन पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में एक ऐसा संबंध है जहाँ पर सबके सबने क्या कहा है, अग्री किया है कि भाई हम कंबाइन करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को, अपने लेबर को, अपने स्किल्स को कंबाइन करेंगे एक बिजनेस में और शेयर करेंगे जो भी प्रॉफिट उससे डिराइव होगा। इंग्रेडिएंट्स क्या थे इस डेफिनेशन के, पहली बात रिलेशन, दूसरा पर्सन्स, तीसरा अग्रीमेंट, चौथा कॉम्बिनेशन, पांचवा बिजनेस और छठा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब जो रिलेशन है वो खुद में क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन है। पर्सन्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है, लीगल और नेचुरल। ये लीगल और नेचुरल इस कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि भाई एक कंपनी और एक नेचुरल आदमी भी, मतलब 2 कंपनी मिलकर भी पार्टनरशिप बना सकती है, एक कंपनी और एक इंसान नॉर्मल नेचुरल आदमी भी मिलकर पार्टनरशिप बना सकता है। तो पर्सन्स होने चाहिए। तो रिलेशनशिप क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। पर्सन्स जो है लीगल या नेचुरल भी हो सकते हैं। अग्रीमेंट बन रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनता है। फिर बोलता है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर है, स्किल है, प्रॉपर्टी है। तभी तो उन्होंने बोला ना कि ऊपर डेफिनेशन में कि भाई लेबर लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्किल लगाएंगे और प्रॉफिट को अर्न करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होनी चाहिए। फिर बिजनेस, पर्पस क्या है, बिजनेस करना है ना, और प्रॉफिट कमाना है ना। और आखिरी बात, प्रॉफिट कमा कर क्या करना, शेयर करना। तो छठा पॉइंट बोलता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बिटवीन दी पर्सन्स, जिन्होंने सब कुछ लगाया है उनके बीच में प्रॉफिट भी शेयर हो, यही इसका एम है। आगे चलते हैं। क्रिटिसिज्म इसका किया गया है जस्टिस जेसी इन MR, जस्टिस जेसल MR ने इन
कूले वर्सेस ड्राइवर के केस में क्रिटिसिज्म किया है। क्या बोला है? क्रिटिसाइज द अबव डेफिनेशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब कुछ ग्राउंड्स पे क्या कहते हैं, ऊपर की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। क्या बोलते हैं? दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी, लेबर और स्किल इन द बिजनेस बाय ऑल पर्सन्स, बट इट इज़ नॉट ट्रू हियर। गुडविल एंड गुड रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन हैज़ बीन इग्नोर्ड। अब भाई साफ सी बात है, इन्होंने बोला कि भाई लेबर आना चाहिए, स्किल आना चाहिए, प्रॉपर्टी आना चाहिए, लेकिन ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कुछ हद तक, लेकिन ये सिर्फ नेसेसिटी नहीं है। ये नहीं है कि इनके अलावा कुछ और ये नहीं लेके आए तो ख़त्म हो गई बात, क्योंकि गुडविल भी तो होती है, गुड रेपुटेशन भी तो होती है, उस चीज़ को इग्नोर कर रही है डेफिनेशन। दूसरी बात, एलिमेंट ऑफ एजेंसी हैज़ बीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज़ ओमिटेड इन दिस डेफिनेशन, इट इज़ द बेसिस ऑन विच पार्टनरशिप स्टैंड्स। अब साफ सी बात है भैया, म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनर्स के बीच में। अगर पार्टनर्स आपस में एक दूसरे में रिपोज नहीं करेंगे अपना ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस, तो पार्टनरशिप नहीं चलती। तो म्यूचुअल एजेंट होते हैं एक दूसरे के, तो उस एस्पेक्ट को कवर नहीं करती है डेफिनेशन। तीसरा, दिस प्रोविजन, ठीक है, या डेफिनेशन की बात बोल रहा है, दिस प्रोविजन डेफिनेशन डिड नॉट टेल एनीथिंग दैट हाउ द बिजनेस ऑफ द फर्म शैल बी कंडक्ट। अब भाई बिजनेस ऑफ द फर्म कैसे कंडक्ट किया जाएगा ये भी नहीं बता रहा। और चौथा, दिस डेफिनेशन डिड नॉट स्टेट फ्रॉम वेयर द पार्टनरशिप रिलेशनशिप कमेंसेस। अब भाई कहाँ से पार्टनरशिप का रिलेशनशिप कमेंस हो रहा है ये भी बात को कवर अप नहीं कर रही है ये डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन में बहुत सारे फ्लॉज हैं, इन शॉर्ट ये बात बोलना चाह रहा है। सो टू रिमूव ऑल दीज डिफेक्ट्स शी न्यू एक्ट, शी लिख दिया, इसमें दी न्यू एक्ट लिखा होना चाहिए था। सो टू रिमूव ऑल दीज डिफेक्ट्स दी न्यू एक्ट दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैज़ डिफाइंड पार्टनरशिप इन सेक्शन 4। अब इस वजह से, ये सभी डिफेक्ट्स की वजह से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बेड़ा उठाया और नई डेफिनेशन दी है जो कि सेक्शन 4 में आपकी कैप्चर्ड है। क्या बोलता है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस द डेफिनेशन एज, क्या बोल रहा है, अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो ये डेफिनेशन इतनी इंक्लूसिव है कि इसमें म्यूचुअल एजेंसी की भी बात कर दी, ठीक है, इसमें प्रॉफिट की भी बात कर दी, इसमें बिजनेस की भी बात कर दी, इसमें रिलेशन की भी बात कर दी, इसमें पार्टनर्स की भी बात कर दी, सभी चीज़ें कवर अप कर ली, ठीक है। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं कि रिलेशन होना चाहिए, लोगों के बीच में होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स बिजनेस करने के लिए, शेयर करने के लिए प्रॉफिट्स, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ठीक है, कि वो कैसे कैरी आउट करेंगे अपने काम को, तो या तो सब एक साथ करेंगे या कोई भी उनके बिना पे कर देगा। अब गाइज यहाँ पर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को नीचे डिफाइन किया गया है, मतलब एक एक चीज़ के ऊपर कैरी फॉरवर्ड करते हुए, मतलब एक एक चीज़ को एक एक इंग्रेडिएंट को इलाबोरेट किया गया है। क्या बोलता है रिलेशन? तो पार्टनरशिप इज एक्चुअली द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स या पर्सन्स। ऑब्वियसली पार्टनरशिप क्या एक तरीके का रिलेशन है पार्टनर्स या पर्सन्स के बीच में। दिस पर्सन आर रिलेटेड बाय म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इफ दिस ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज शेकन, द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स ब्रेक्स, रिजल्टिंग इन ब्रेकिंग अप ऑफ पार्टनरशिप। सो there is always a limitation on the number of partners, that is 10 for banking business and 20 for non banking business, ठीक है। proverb भी है, it is difficult to get one friend, impossible to get two। एक प्रोवर्ब भी इसके साथ यहाँ पे उन्होंने ऐड कर रखा है कि डिफिकल्ट टू गेट वन फ्रेंड एंड इम्पॉसिबल टू गेट टू। आप पार्टनरशिप कर रहे हो 10 आदमियों के साथ और 20 लोगों के साथ नॉन बैंकिंग में, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बातों को ऊपर नीचे घुमा करा है। तो पार्टनरशिप एक्चुअली क्या है? रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में, और जो आदमी होते हैं एक दूसरे के म्यूचुअल ट्रस्ट में काम करते हैं, दैट इज़ ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी होती है, एक दूसरे की तरफ कॉन्फिडेंस भी ये रिपोज करते हैं। इफ़ दिस ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज शेकन, अगर ये ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हिल जाता है, तो जो रिलेशन है लोगों के बीच में वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब को नज़र रखते हुए एक लिमिटेशन है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स की, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे तो चांसेस हैं कि कोई ना कोई धोखा कर जाएगा और पार्टनरशिप पूरी की पूरी टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एक लिमिटेशन लगा दी नंबर ऑफ़ पार्टनर्स पे, तो 10 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, ठीक है। 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस, मतलब एक बैंकिंग बिजनेस में 10 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, एंड 20 फॉर नॉन बैंकिंग बिजनेस, और नॉन बैंकिंग बिजनेस में 20 लोग, ठीक है। आगे बोलता है पर्सन्स। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। अब ये किन के बीच में रिलेशन है? पर्सन्स के बीच में, मतलब इंसानों के बीच में, ठीक है, ह्यूमंस के बीच में, ठीक है। और साथ ही साथ पर्सन में लीगल पर्सन भी आ जाते हैं, आपके कंपनीज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन सब है दोनों। तो दिस डेफिनेशन, द डेफिनेशन यूजेस पर्सन्स इन प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए। सो इट रेफर्स टू 2 और मोर पर्सन, तो 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब मिनिमम 2, मतलब एक से ज़्यादा ही होने चाहिए हमेशा,
ठीक है। तो पर्सन्स ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल एंड लीगल पर्सन। टू नेचुरल पर्सन मे एंटर इनटू पार्टनरशिप और इट मे बिटवीन अ नेचुरल एंड अ लीगल पर्सन, सो इट मे बी बिटवीन टू लीगल पर्सन्स। देखो, दो नेचुरल आदमी साथ में कर ले पार्टनरशिप तो भी चलेगा, एक लीगल आदमी एक नेचुरल आदमी भी कर सकते हैं, और दो लीगल आदमी भी कर सकते हैं, दो नेचुरल आदमी भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोलता है, पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ लीगल पर्सन। अब ये तो बात हमें पता है, दूलीचंद वर्सेस CIT, इसको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें क्लैरिटी के साथ पता है कि पार्टनरशिप जो होती है वो लीगल पर्सन नहीं होता। क्या बोल रहा है इसमें, दस अ पार्टनरशिप कुड बी फॉर्म्ड बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ कंपनी और बिटवीन टू कंपनीज, हाउएवर देयर वुड बी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द वर्किंग ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन कंपनीज। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ लीगल पर्सन एंड देयरफॉर अ फर्म एज सच इज़ नॉट entitled to enter into partnership with the other firm or individual, ठीक है। The partner of a firm can however enter into partnership in their individual capacity with another individual or partner of the another firm। अब यहाँ पर ये चीज़ को आपको क्लियर रखना है, दिमाग में रखना है कि जो फर्म है वो खुद से किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं जा सकती, क्योंकि फर्म की खुद की लीगल एंटिटी नहीं होती है, खुद की लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है, खुद ये लीगल एंटिटी नहीं होती है, इस वजह से ये नहीं एंटर कर सकती किसी के साथ पार्टनरशिप में। लेकिन हाँ, इसके जो वर्कर्स हैं, मतलब जो इसको चला रहे हैं, जो नेचुरल पर्सन्स इसको चला रहे हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी और फर्म के साथ चाहे तो पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ दे वांट दे कैन बिकम पार्टनर विद अदर पीपल, ठीक। आगे चलते हैं, अग्रीमेंट पे आ जाते हैं। अग्रीमेंट क्या बोलता है, पार्टनरशिप अराइजेज ड्यू टू रिलेशन रिजल्टिंग इन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय पर्सन्स। तो पार्टनरशिप अराइज होता है ड्यू टू रिलेशन रिजल्टिंग इन द अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द पर्सन्स। अग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। द एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट। इट मे बी आइदर रिटन और ओरल और इट मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। द अग्रीमेंट मस्ट बी वॉलंटरी नेचर। यहाँ पर हमें क्लैरिटी हो जाती है कि पार्टनरशिप जो अराइज होती है वो रिलेशन के द्वारा अराइज होती है, जो रिजल्ट करती है इन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द पर्सन्स। तो लोगों के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसके द्वारा एक पार्टनरशिप बनती है। अग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब जो अग्रीमेंट होता है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्ट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करता किसी फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट को, मतलब एक्ट कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट प्रिस्क्राइब तो नहीं कर रहा कि भाई किस तरीके का अग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये या तो रिटन होगा या तो ओरल होगा, ये इन्फर किया जा सकता है कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़ की, मतलब भाई पार्टीज़ ऐसे कंडक्ट एक दूसरे को कर रही है कि हम बोल सकते हैं कि ये लोग अग्रीमेंट बना के बैठे हैं। द अग्रीमेंट मस्ट बी अ वॉलंटरी नेचर, तो वॉलंटरी नेचर में होना चाहिए। तो अग्रीमेंट जो है इधर वॉलंटरी नेचर का होना चाहिए, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस में आपका ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है। केस बोलता है लक्ष्मीबाई वर्सेस रोशन लाल का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट when there is no written agreement, it is conduct of the parties that determine the existence of partnership। अब जहाँ पर कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं है, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इन शॉर्ट वहाँ पर जो एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप है, पार्टीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, उसी से ही हम पता लगाएंगे कि ये पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब पार्टनरशिप है कि नहीं है। सेक्शन 5 स्टेट्स दैट रिलेशन अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। अब देखो, जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है, स्टेटस से अराइज नहीं हो रहा है। सेक्शन 5 क्लैरिटी के साथ कवर कर देता है कि भाई जो पार्टनरशिप का जो आपका क्या कहते हैं एसेंस है, जो पार्टनरशिप है वो अराइज होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट से, स्टेटस से अराइज नहीं होती। सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप must satisfy the essentials of valid contract provided under section 10 of ICA. The elements are as follows। तो देखो, सेक्शन 10 में आपके वैलिड एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो इन एसेंशियल्स को ज़रूरी है फुलफिल करना अगर आपको एक वैलिड पार्टनरशिप बनानी है, क्योंकि पार्टनरशिप बनता है कॉन्ट्रैक्ट से, स्टेटस से नहीं। इसलिए ICA की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की डेफिनेशन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की एसेंशियल्स होते हैं उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और वो क्या एसेंशियल्स है, पहली बात फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, तो पार्टीज़ का फ्री कंसेंट होना चाहिए। दूसरी बात बोलता है पार्टीज़ मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज़ के पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तीसरा बोलता है देयर मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन जो है वो भी लॉफुल होनी चाहिए, ऐसा नहीं अनलॉफुल कंसिडरेशन पे काम कर लिया, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। चौथा देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। और पाँचवा नॉट हेयर बाय, ठीक है, या देयर बाय डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो यहाँ पर डिक्लेयर्ड नहीं हो, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब कानून से हटकर है, वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं वो डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं है, मतलब आप कर सकते हो उसको, और कॉम्पिटेंट है, क्या कहते हैं, पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, साथ ही साथ फ्री कंसेंट दे रही हैं, तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगा। अदर एसेंशियल्स यार, अब कुछ और एसेंशियल्स भी होते हैं, दो बताए हैं इधर। पहली बात, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और बी मस्ट नॉट बी इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। साफ सी बात है
इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियसली वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप भी क्रिएट करने की इंटेंशन दिख रही होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो पार्टनरशिप बन रही है वो कॉन्ट्रैक्ट से बन रही है, स्टेटस से नहीं बन रही है, उस बात को बोल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ विल ऑफ द पार्टीज वेयर आर स्टेटस कम फ्रॉम बर्थ। साफ सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो विल ऑफ द पार्टीज़ के द्वारा बनती है, और स्टेटस किससे? बर्थ से आपको मिलता है। भाई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के आप पार्ट हो क्योंकि आप उधर पैदा हो गए। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपको खुद से एंटर करना पड़ेगा, वो तो पार्टीज अपने खुद के एक्ट से ही बना पाते हैं। क्या बोलता है? मेंबर्स ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली एक्वायर स्टेटस बाय बर्थ जस्ट बिकॉज दे आर मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली दे विल नॉट बिकम पार्टनर्स। अब यहाँ पर याद रखना, इस जॉइंट हिंदू फैमिली में आपने जन्म ले लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जॉइंट हिंदू फैमिली में जन्म के लेने मात्र से ही आप पार्टनर नहीं बन जाते, एक्ट ऑफ द पार्टीज दिखाना ज़रूरी है। तो अ पर्सन इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्टी तो देयर शुड बी एन एक्ट। अगर आप HJF का में बर्थ ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप HJF के प्रिंसिपल मतलब बिजनेस में एक पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस में आप पार्टनर बन जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने इस जॉइंट हिंदू फैमिली में बर्थ ले लिया। ठीक है, कहता है हिंदू जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली इज़ नॉट सिमिलर टू पार्टनरशिप। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ अ नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, नॉन पार्टनरशिप रिलेशनशिप, एंड मोर देन दैट इट इज़ गवर्नड बाय हिंदू लॉ। अब देखो यहाँ पर इसने क्लैरिटी दे दी कि आपका जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जॉइंट हिंदू जॉइंट फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या जॉइंट हिंदू फैमिली, जो भी बोलना बोल लो, वो जो है उसमें जो लोग पैदा हो रहे हैं वो बाय बर्थ क्या कहते हैं अपना स्टेटस ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं पार्टनर बन जाएंगे, क्योंकि ये जो भी हैं आपके HUF है वो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल एंटिटी है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं एग्जिस्ट करती, पार्टनरशिप नहीं है, और साथ ही साथ वो गवर्न होती है आपकी हिंदू लॉ से, पार्टनरशिप एक्ट से नहीं। तो आप इस पर तो कभी इम्फेसाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे क्या बोलता है? इन सन्यासी चरण वर्सेस कृष्णाधर, सन्यासी चरण वर्सेस कृष्णाधर के केस में जस्टिस लॉरेंस जेनकिंस हेल्ड दैट हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस मीन्स एंसेस्ट्रल बिजनेस। अब यहाँ पर आपने जस्टिस लॉरेंस की बात सुनी ली, जस्टिस लॉरेंस जेनकिंस की बात सुनी है, जिन्होंने बोला है हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस मीन्स एंसेस्ट्रल बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है। ठीक है, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस मीन्स एंसेस्ट्रल बिजनेस, बट इट डज नॉट मीन दैट दे कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप, दे कैन फॉर्म पार्टनरशिप बाय एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप में फॉर्म नहीं कर सकते, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इन्हें एग्रीमेंट करना पड़ेगा। कुछ केसेस यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। ठीक है, इन केसेस में हम सब में पहले देखेंगे मुदलियार वर्सेस CIT, सिंपल केस है, और दूलीचंद वर्सेस CIT देखेंगे। ठीक है, दो केसेस यहाँ पे हम देख लेते हैं। मुदलियार वर्सेस CIT में बोलता है हेल्ड दैट देयर इज नथिंग इन लॉ टू प्रोहिबिट अ फैमिली फ्रॉम फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, मोर ओवर ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव कंट्रोल टू वन पार्टनर और नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट फॉर 1 year डिड नॉट इंडिकेट दैट पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज नॉट जेन्युइन। अब देखो, कोई भी कानून में कुछ भी नहीं है जो प्रोहिबिट करता हो एक फैमिली को पार्टनरशिप बनाने से, मतलब एक फैमिली के मेंबर्स आपस में पार्टनरशिप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ग्रांट करता है एक्सक्लूसिव कंट्रोल टू वन पार्टनर एंड नॉन रजिस्ट्रेशन, मोर ओवर ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव कंट्रोल टू वन पार्टनर। अगर आपने एक्सक्लूसिव कंट्रोल दे दिया किसी एक पार्टनर को, या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत 1 साल के अंदर अंदर, मतलब आपने बिजनेस शुरू कर दिया और 1 साल के अंदर अंदर आपने नहीं कराया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो था वो जेन्युइन नहीं था। मतलब आपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उसे रजिस्टर नहीं कराया बनाने के बाद। ठीक है, बनाया और आज 1 साल हो गया और आपने अब तक रजिस्टर नहीं कराया, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट जेन्युइन नहीं है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट जेन्युइन ही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि कानून के अंतर्गत ये प्रोहिबिटेड नहीं है। इन शॉर्ट वो यही बोल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा जो हमारा केस हम करने जा रहे हैं वो है दूलीचंद वर्सेस CIT। तो क्या बोलता है? पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, देयरफॉर अ फर्म एज सच इज नॉट एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अनदर फर्म और इंडिविजुअल। तो ये बात को भी याद रखिएगा कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो लीगल पर्सन नहीं होती, इस वजह से उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी और एंटिटी के साथ पार्टनरशिप क्रिएट कर दे। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं गाइस, जहाँ पे मिर्ज़ामल वर्सेस रामेश्वर का केस है, जो आखिरी 4th केस है। क्योंकि देखिए पहला वाला जो जादू अनोथा रघुराम आर्य वाला जो केस है उसका कोई मतलब नहीं है, जल्दू वाला केस को छोड़ दीजिए। मिर्ज़ामल वर्सेस रामेश्वर देख लेते हैं सिर्फ। इफ़ अ मैनेजर और अ मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद सम स्ट्रेंजर टू द फैमिली, द अदर मेंबर्स आर नॉट नेसेसरली पार्टनर्स विद द स्ट्रेंजर्स। देखो भाई, यहाँ पर इस बात को भी याद रखिए कि अगर कोई मैनेजर है या मेंबर है हिंदू जॉइंट फैमिली का, HJF का मैनेजर हो गया या मेंबर हो गया, अगर वो किसी और आदमी के साथ पार्टनरशिप बनाता है जो फैमिली का पार्ट नहीं है, स्ट्रेंजर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्ट्रेंजर
के साथ बाकी सारे घर के मेंबर्स भी पार्टनर बन गए ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे आ जाते हैं। क्या बोलता है? It is made clear in this section that unless the provision of ICA are inconsistent with the provisions of IP। अब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर प्रावधान कहीं इनकन्सिस्टेंट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, द अनरिपील्ड प्रोविजन ऑफ ICA अप्लाई टू द फर्म। अब जो ऐसे प्रावधान जो ICA के हैं वो अप्लाई कर जाएंगे फर्म पे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर देता है सेक्शन 3 की प्रेसिडेंस दी जा रही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर। और जहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऐसे प्रावधान जो रिपील नहीं हुए हैं वो अगर क्लैश कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ, तो वहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान लग जाएंगे। द अनरिपील्ड प्रोविजन ऑफ ICA अप्लाई टू द फर्म, तो अप्लाई कर जाएंगे फर्म पर। आगे क्या बोल रहा है? इवन व्हेन अ डीड इज नेम्ड एज पार्टनरशिप डीड। अब मान लो किसी डीड को पार्टनरशिप डीड भी बोल दिया, इट कैन नॉट बी सेड दैट इट इज़ पार्टनरशिप। सिर्फ और सिर्फ नाम पार्टनरशिप डीड रखने से कोई पार्टनरशिप नहीं बन जाती। इन SK पार्थ सारथी नायडू, ठीक है, इन SK पार्थ सारथी नायडू वर्सेस K रामानायडू, ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट डिटरमाइंड बाय द mere use of word partnership either in the agreement or in the pleadings unless there exist three elements exist before any relationship can be called a partnership come into existence। तो इस केस में क्या बोला? SK पार्थसारथी नायडू वर्सेस रामा नायडू में बोला कि भैया किसी चीज़ का नाम अग्रीमेंट में पार्टनरशिप देने से या पार्टनरशिप वर्ड यूज़ करने से पार्टनरशिप नहीं बन जाती जब तक 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। वो 3 एलिमेंट्स क्या? पहला, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पार्टीज कंसर्न, ठीक है, सभी पार्टीज जो भी कंसर्न्ड है, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पार्टीज कंसर्न, सभी पार्टीज़ के द्वारा एक अग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, द अग्रीमेंट मस्ट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि भैया आप बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करोगे। और C बोलता है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पर्सन कंसर्न इन एक्शन फॉर ऑल, ठीक है। तो 3 बातें क्या हैं? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन बाय ऑल द पार्टीज कंसर्न, सभी पार्टीज मिलकर एक अग्रीमेंट बनाएंगी, ठीक है, अग्रीमेंट होना चाहिए सभी पार्टीज के साथ। उसके बाद अग्रीमेंट मस्ट टू शेयर प्रॉफिट, आपने बोला कि भैया हम शेयर करेंगे बिजनेस का प्रॉफिट। और तीसरा, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी पर्सन कंसर्न इन द एक्शन फॉर ऑल। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हम वाटर ब्रेक ले लेते हैं 1 मिनट का। हाँ, तो अगर ये 3 एग्रीमेंट 3 एस्पेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये 3 एस्पेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कह देंगे कि जो आपका अग्रीमेंट है वो एक पार्टनरशिप डीड है। पर अगर ये 3 एस्पेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो कोई भी अग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं बन जाएगा। तो एक अग्रीमेंट होना चाहिए जो सब पार्टीज़ कंसर्न्ड साइन करें, उसके बाद शेयर होना चाहिए प्रॉफिट, और उसके बाद सब कह रहे हैं कि भैया हम बिजनेस कैरी ऑन करेंगे फॉर ऑल और एनी पर्सन कंसर्न्ड फॉर एक्शन फॉर ऑल। इसमें बोलता है कि नीचे केस दे रखा है हमें अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड। अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड का एक केस है जिसमें बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप में भी इम्प्लाइड। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनरशिप का वो इम्प्लाइड हो सकता है, इसमें ये हेल्प हुआ था, ठीक है। कंपनी एज अ पार्टनर, अब कुछ केसेस हैं जहाँ पे कंपनी पार्टनर थी। क्या बोलता है? स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस CIT। इसमें क्या बोला था? पार्टनरशिप कुड बी फॉर्म्ड बिटवीन नंबर ऑफ कंपनीज बट देयर वुड बी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन वर्किंग ऑफ सच पार्टनरशिप फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनीज एक्ट। अब साफ सी बात है, पार्टनरशिप बनाई जा सकती है 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ के द्वारा बिटवीन नंबर ऑफ कंपनीज़, बट वहाँ पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आएंगी वर्किंग को लेके पार्टनरशिप की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिफिकल्टीज रहेंगी। उसके बाद आपका गंगा मेटल रिफाइनिंग कंपनी वर्सेस CIT वेस्ट बंगाल में क्या बोलता है? द कैलकाटा हाई कोर्ट हैज़ एक्सप्रेस द व्यू दैट दो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फॉर्मिंग पार्टनरशिप। अब भाई देखो, पॉसिबिलिटी तो है कि एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फॉर्म कर रही है पार्टनरशिप, बट विद अनदर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, दूसरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के साथ, ठीक है, बना तो रही है विद अनदर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इन लूज सेंस ऑफ द टर्म फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। अब भाई बना दिया फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, कर सकती है, पॉसिबिलिटी है इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फॉर्म करे पार्टनरशिप दूसरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के साथ जो इन लूज सेंस में पर्पस ऑफ इनकम टैक्स के।
The regular concept of partnership cannot be applied to say that there exists a partnership between one incorporated company and another incorporated company in regular and technical sense. लेकिन इसके बावजूद भी रेगुलर और टेक्निकल सेंस में आप ये नहीं कह सकते कि ये एक तरीके का रेगुलर कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का, क्योंकि पार्टनरशिप लोगों के बीच में बननी चाहिए, कंपनीज के बीच में नहीं, ठीक है। तो इनकम टैक्स के लिए बेशक दो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ पार्टनरशिप बना सकती हैं, लेकिन ये टेक्निकल सेंस में ठीक नहीं होगा, ठीक है। लूज सेंस में फिर है, लेकिन टेक्निकल सेंस ऑफ पार्टनरशिप में इसका उतना वो नहीं है, क्या कहते हैं, सेंस नहीं है। आपके जस्टिस पीवी मुखर्जी ने ऑब्जर्व किया था इसमें कुछ, क्या बोलते हैं, इफ़ टू कंपनीज अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट एंटर इनटू पार्टनरशिप दे बिकम एजेंट्स ऑफ ईच अदर विच माइट नॉट बी परमिसेबल बाय देयर चार्टर आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम। अब भाई देखो, उनके चार्टर्स या उनके आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में हो सकता है ये बात दे रखी हो कि भाई आप एक दूसरे के एजेंट नहीं बन सकते, मतलब आप किसी, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी की एजेंट बन गई, वो चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि इनके चार्टर में अलाउड ही नहीं है ऐसा करना। तो ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है जो आ सकती है। दूसरा, इट वुड बी डिफिकल्ट टू अप्लाई दी स्पेसिफिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज कंटेन्ड इन सेक्शन 9 to 17 एंड सेक्शन 18 to 30 एंड सेक्शन 39 to 55 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब भाई जो स्पेसिफिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, 9 to 17 में, 18 to 30 में और 39 to 55 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, वो अप्लाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आगे बोलता है, देन देयर इज़ अ नीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म एंड कंपनी एंड एज अ रिजल्ट दे विल हैव टू ओबे टू मास्टर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म एंड रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। अब रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म एंड रजिस्ट्रार, अब देखो जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, अब आप रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के अंडर भी आ गए और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के अंडर भी आ गए। अब आपके पास दो बॉडीज़ हो गई जिनको आपको ओबे करना है अगर आप रजिस्टर कराते हो अपने आप को। आखिरी बोलता है, एक्सेस ऑफ ईच पार्टनर टू अदर पार्टनर्स बुक ऑफ अकाउंट्स विल मेक नो सेंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अब भाई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की बुक ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर रहा है, ये कुछ सेंस नहीं बनाएगा कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट कर पाना। बिजनेस में क्या बोलता है, कैरी ऑफ बिजनेस। अब भाई ऑब्वियसली कैरी आउट करना चाह रहे हैं बिजनेस, ये तो हमें पता ही है। तो बिजनेस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इट डिफाइंस बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। अब भाई बिजनेस को क्या बोला है, हर ट्रेड, हर ऑक्यूपेशन और हर प्रोफेशन को बिजनेस बोल दिया गया है। दिस डेफिनेशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय प्रोफेसर अंडरहिल। इट सेज it is a weak and does not clearly lays down what is meant by business, because occupation profession may not be a business in many times. He defines business as callings in which a man is ready to send to all comers goods, skills, assistance or other services. अब भाई ऑब्वियसली अंडरहिल, प्रोफेसर अंडरहिल ने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिजनेस को डिफाइन किया और बोला है, कॉलिंग्स इन विच अ मैन इज रेडी टू सेंड टू ऑल कमर्स। एक ऐसी कॉलिंग जिसमें आदमी रेडी है सभी लोगों को, ठीक है, सेंड करने के लिए गुड्स, स्किल्स, असिस्टेंस और अदर सर्विसेज, उसको बोल दिया है बिजनेस, ठीक है, प्रोफेसर अंडरहिल ने। लेकिन हमारा सेक्शन 2B जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो तो कहता है बिजनेस का मतलब है हर ट्रेड, हर ऑक्यूपेशन और हर प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेसर अंडरहिल ऑल्सो फर्दर सेज दैट वेदर कॉलिंग या वेंचर इज अ बिजनेस और नॉट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय बिजनेसमैन। अब ये कोई चीज़ पर्टिकुलर बिजनेस है कि नहीं है, वो तो रिकॉग्नाइज करेगा बिजनेसमैन ही, है ना। एक्ट नहीं बोल सकता कि सब कुछ ही बिजनेस है। केस इसमें यहाँ पर रेफ़र किया है स्मिथ वर्सेस एंडरसन जेम्स, ठीक है, स्मिथ वर्सेस एंडरसन, और हमारे जज हैं उनका नाम है जेम्स, ठीक है, लर्नेड जज जो हैं वो जेम्स हैं, और ये केस है आपका स्मिथ वर्सेस एंडरसन। तो द टर्म बिजनेस मस्ट बी टेकन इन प्रैक्टिकल सेंस। जस्टिस जेम्स ने क्या बोला है, द टर्म बिजनेस मस्ट बी टेकन इन प्रैक्टिकल सेंस, दैट इज इन अ सेंस इन विच मेन ऑफ द बिजनेस वुड रोज दैट टर्म। अब ऑब्वियसली तो जिस सेंस में जो आदमी है उस बिज़नेस के उस टर्म को बढ़ाएंगे या मतलब आगे चलाएंगे, उसी सेंस में आपको प्रैक्टिकल सेंस में बिज़नेस को समझना होगा, मतलब उसी प्रैक्टिकल सेंस में बिज़नेस को आपको लेना होगा, अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। सेक्शन 8 ऑल्सो सेज दैट अ पर्सन मे बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। ऑब्वियसली एक आदमी भी है वो पार्टनर बन सकता है किसी और आदमी के साथ इन पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग। अब यहाँ पर ज़रूरी थोड़ी ना कि ये जो एडवेंचर या अंडरटेकिंग है कोई प्रोफेशन या ट्रेड है या बिजनेस है, ज़रूरी नहीं है। ये कोई अंडरटेकिंग हो सकती है, कोई एडवेंचर हो सकता है, तो एक आदमी दूसरे के साथ पार्टनर बन सकता है, यही सेक्शन 8 भी कहता है। आगे देखते हैं, परचेजिंग गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या बोलता है, बिजनेस इज़ द जॉइंट ऑपरेशन फॉर द सेक ऑफ गेन्स। ये बात तो है भाई,
बिजनेस जो है एक तरीके का जॉइंट ऑपरेशन है गेन्स के लिए। अ पार्टनरशिप में एग्जिस्ट इन सिंगल बिजनेस वेंचर, अब एक पार्टनरशिप है वो एग्जिस्ट कर सकती है सिंगल बिजनेस वेंचर में भी, बट वेदर टेम्प्रेरी और परमानेंट द बिजनेस मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। अब चाहे टेम्प्रेरी हो या परमानेंट हो, वो क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। आगे बोलता है एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस एट फ्यूचर टाइम डज नॉट रिजल्ट इन प्रेजेंट पार्टनरशिप। अब कोई बोलता है कि फ्यूचर में हम लोग बिजनेस करेंगे तो ये आज की डेट में पार्टनरशिप नहीं क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो परचेज भी कर सकते हो आप गुड सेल्फ कंजम्पशन के लिए, बहुत पॉसिबल है। तो ये जॉइंट ऑपरेशन होता है सेक ऑफ गेन्स के लिए। इन शॉर्ट यहाँ पे केस आता है आपका कूपे वर्सेस आयर। ऑयल वॉज नॉट मेंट फॉर रीसेल एंड देयरफॉर देयर वॉज नो बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन बाय आयर एंड कंपनी, ठीक है, एंड अदर्स आयर एंड कंपनी एंड अदर्स एंड हेंस देयर वॉज नो पार्टनरशिप बिटवीन दैम। अब भाई ऑयल जो था वो रीसेल के लिए नहीं था, इस वजह से बोला गया कि कोई भी बिजनेस हेल्ड नहीं किया जा रहा है आयर एंड कंपनी के द्वारा, और हेंस देयर वॉज नो पार्टनरशिप बिटवीन दैम, कोई पार्टनरशिप ही नहीं थी, ठीक है, कूपे और आयर के बीच में। साफ सी बात है। बिजनेस शुड बी लॉफुल दैट इज़ नॉट अनलॉफुल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ये बात तो हमें पता ही है भाई कि आपका जो बिज़नेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट बताता है यहाँ पे आता है महादेव दास वर्सेस घेरू पारेख, ठीक है, घेरूलाल पारेख। महादेव दास महादेव कर दिया, महादेव दास होना चाहिए था क्वेश्चन में। तो महादेव दास वर्सेस घेरूलाल पारेख, इसमें बोला था पार्टनरशिप वेयर पार्टनर्स अग्री टू एंगेज इन forward contract without any intention to actually deliver but only to deal in difference the agreement is merely wagering। अब देखो जहाँ पर इंटेंशन नहीं है एक्चुअल डिलीवरी की और सिर्फ डिफरेंसेस के साथ ही आप डील करने के लिए बात कर रहे हो, कैसी पार्टनरशिप बनाई आपने, पार्टनर्स जो हैं, मतलब अ पार्टनरशिप वेयर पार्टनरशिप अग्रीज टू एंगेज इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज करेंगे लेकिन कोई इनका कोई इंटेंशन नहीं है कि एक्चुअल डिलीवरी करें, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आएगा उसमें ये डील करेंगे, तो एक तरीके का वेजरिंग अग्रीमेंट है, ये कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। सच अ पार्टनरशिप इज़ वैलिड बिकॉज दो द वेजरिंग अग्रीमेंट इज़ वॉइड दे आर नॉट इलीगल इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब देखो यहाँ पर पार्टनरशिप वैलिड बोल दी गई क्योंकि ये वेजरिंग था, उसके बावजूद भी पार्टनरशिप को वैलिड बोल दिया गया, जबकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये पार्टनरशिप वैलिड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्ररी दे रखा है, यहाँ पे सीधा दे रखा है कि भैया पार्टनरशिप वैलिड है क्योंकि वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड हो सकते हैं लेकिन इलीगल इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहते हैं वैलिड है। दस अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट वुड बी वॉइड इफ द बिजनेस इफ फॉरबिडन बाय लॉ इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसमें यही याद करके रखना है कि महादेव दास वर्सेस घेरूलाल पारेख में पार्टनरशिप जो थी पार्टनर्स के बीच में ये थी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थी, एंगेज कर रहे थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, इंटेंशन नहीं थी एक्चुअल डिलीवरी की, सिर्फ और सिर्फ डील करना था डिफरेंस इन दी अग्रीमेंट इन मियरली डिफरेंस इन दी अग्रीमेंट, और वो मियरली वेजरिंग था नेचर से, लेकिन तब भी इसे वैलिड माना गया था। आगे बोलता है कन्मप्पा नादर वर्सेस कनुपैया नादर। कन्मप्पा नादर वर्सेस कनुपैया नादर, इस केस में क्या हुआ था, पार्टनरशिप बिटवीन टू पर्सन्स टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस विच इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट इज़ इलीगल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब भाई पार्टनरशिप बिजनेस बनाया, दो या दो से ज़्यादा लोगों ने बनाया था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विस का जो कॉन्ट्रावेंशन में था मोटर व्हीकल एक्ट के, तो ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन में था तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गया और इलीगल हो गया, ठीक, तो वैलिड नहीं थी ऐसी पार्टनरशिप। बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन, अब देखो बिजनेस जो है वो कैरी ऑन होना चाहिए, तो बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम। अब यहाँ तो कोई एक आदमी करे सबके बिना पे या सब लोग मिलकर करें, ठीक है, पार्टनरशिप तो कोई भी कैरी कर सकता है, सभी लोग एक साथ कैरी कर सकते हैं या कोई एक आदमी सबके बिना पे कैरी कर सकता है, ठीक है, सबके बिहाफ पे कैरी कर सकता है। तो कैरिंग ऑन द बिजनेस इन्वॉल्व सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, मियरली अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल बाय नंबर ऑफ पर्सन डज नॉट मीन कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस। अब भाई कैरी करना बिजनेस को इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, बहुत सारी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। आप जब बिजनेस कैरी ऑन करते हो तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। मियरली अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज, मतलब अगर कोई सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन है परचेज का, एंड सेल ऑफ नंबर ऑफ पर्सनस, ठीक है, एंड सेल बाय नंबर ऑफ पर्सन डज नॉट मीन कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिजनेस को कैरी ऑन करोगे। तो मियरली अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल बाय नंबर ऑफ पर्सन डज नॉट मीन कैरिंग ऑन ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कैरी ऑन करोगे आप बिजनेस को, ठीक है। कोई सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन था परचेज का सेल का बहुत सारे लोगों ने मिलकर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैरी ऑन कर रहे हो बिजनेस को, ठीक है, सिंगल ट्रांजैक्शन से नहीं बनता।
इन शॉर्ट सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। केस है आपका आर सरना वर्सेस रेउबेन। आर सरना वर्सेस रेउबेन। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप कम इन एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन बिजनेस कमेंसेस। तो रिलेशनशिप जो पार्टनरशिप का वो एग्जिस्टेंस में तभी आता है जब बिजनेस कमेंस हो जाए। जब तक बिजनेस कमेंस नहीं हुआ तब तक ट्रांजैक्शन, जब तक बिजनेस कमेंस नहीं हुआ तब तक पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि बिजनेस जो है वो कैरी ऑन होता है बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम और कैरिंग ऑन द बिजनेस इन्वॉल्व सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल दैट पार्टनर्स मे एंगेज इन सिंगल एडवेंचर और सिंगल अंडरटेकिंग एंड दैट मे इन्वॉल्व कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो एंगेज करें इन अ सिंगल एडवेंचर, मतलब एक सिंगल एडवेंचर में सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर काम करें या सिंगल अंडरटेकिंग में काम करें। तो सिंगल एडवेंचर है, सिंगल अंडरटेकिंग, दे शुड, इट इज़ पॉसिबल दैट पार्टनर्स में एंगेज इन सिंगल एडवेंचर और सिंगल अंडरटेकिंग एंड दैट मे इन्वॉल्व कैरिंग ऑन बिजनेस। और इसमें ये इन्वॉल्व होता है कि भैया बंदा कैरी ऑन करे बिजनेस को भी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, अब सेक्शन 8 के हिसाब से अगर मैं देखूँ, देयर कैन बी पर्टिकुलर पार्टनरशिप वेयर पार्टनर्स एंगेज देमसेल्व्स इन पर्टिकुलर एडवेंचर एंड अंडरटेकिंग। अब ये तो बात हमने देखी है सेक्शन 8 के कंटेक्स्ट से पहले भी हमने देखी है ऊपर एक केस में कि बंदे पर्टिकुलर पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं जहाँ पर वो एंगेज करना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर एडवेंचर में, अंडरटेकिंग में। दिस पर्सन कैन बी अ पार्टनर इन वर्किंग आउट ऑफ अ कोल माइन और प्रोडक्शन ऑफ फिल्म बिकॉज ऑल्दो that may be a single adventure but some requires a sense of transaction and continuous relationship। अब देखो यहाँ पर हो सकता है सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए ही पार्टनर बने हो। अब साफ सी बात है, बेशक एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए ही ये लोग पार्टनर बने हैं, लेकिन इस सिंगल एडवेंचर के बावजूद भी ये पार्टनरशिप कहलाएगी क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन, मतलब इसके अंडरलाइन बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होनी है। एक कॉन्टीन्यूस रिलेशनशिप रहना ज़रूरी है और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होनी है इसके अंदर। इसमें आप कह सकते हो कि भैया पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाई जाती है सेक्शन 8 में। देयर कैन बी अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक। केसेस ऑफ सिंगल वेंचर अमाउंटिंग टू कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस। अब सिंगल वेंचर के जो केसेस हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला केस आता है सेनाजी कपूरचंद वर्सेस पन्नाजी देवीचंद। सेनाजी कपूरचंद वर्सेस पन्नाजी देवीचंद। इसमें क्या बोला था? इफ़ द बेल्स ऑफ यार्न आर परचेज्ड एट वन टाइम बट सेल्स आर टू गो ऑन, प्रॉफिट आर टू बी रियलाइज्ड, ठीक है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर इज कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस। अब देखो भाई, एक बार ही बेल बिकेंगे सारे के सारे, मतलब जो कॉटन की यान है उसके बेल्स जो है वो एक बार में बिकेंगे, नो डाउट, है ना। चाहे कॉटन हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, तो यान जो है वो एक बार में बिके, परचेज एक बारी में होगा, लेकिन सेल जो है वो लंबे टाइम तक जाएगी, मतलब होती रहेगी, पूरे मंथ, पूरे सीज़न होगी सेल, है ना। और उसके बाद जो पैसा आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट भी होता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। तो क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। बेशक ये सिंगल बिजनेस के लिए था, कैरिंग ऑन वन ट्रांजैक्शन थी, मतलब वन गो ट्रांजैक्शन थी, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट तो इनकरिंग होते रहेंगे, इस वजह से आप कह सकते हो कि ये एक पार्टनरशिप का रूप ले रही है। आगे बोलता है के जग्गिया वर्सेस कोमू मानू, ठीक है, कोकू मनु। के जग्गिया वर्सेस कोकू मनु क्या बोलता है? देयर वॉज हेल्ड टू बी अ पार्टनरशिप इन रोड बिल्डिंग एक्टिविटी। अब भाई पार्टनरशिप, देयर वॉज हेल्ड टू बी अ पार्टनरशिप रोड बिल्डिंग एक्टिविटी में एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं रिलेशनशिप को पार्टनरशिप घोषित कर दिया। सच एक्टिविटी दो अराइजिंग आउट ऑफ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट वॉज स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। देखो यही बात जो ऊपर है, पीरियड ऑफ टाइम में स्प्रेड थी। एंड द फर्म हैड टू एम्प्लॉय सर्टेन वर्कर्स, सुपरवाइज द वर्क, प्रिपेयर द बिल्स एंड गेट द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फाइनली रिसीव द बिल एंड ऑल मेन कैरिंग ऑन बिजनेस। अब ऑब्वियसली भाई सुपरवाइज करना है, प्रिपेयर करने हैं बिल को, लोगों को एम्प्लॉय करना है, उसके बाद ये बिल से क्या कहते हैं पास होंगे, गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा और साथ में शायद पैसा बाद में बटेगा भी लोगों के बीच में जो कंसर्न है। तो आप कह सकते हो कि कैरिंग ऑन बिजनेस है इसमें, जैसे ऊपर में था आपका सेनाजी कपूरचंद वर्सेस पन्नाजी देवीचंद में, है ना, सेम ही है ऑलमोस्ट। द इफेक्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सिंगल ट्रांजैक्शन एंड कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस हैज़ बीन स्टेटेड इन रामदास वर्सेस मुख्तारी एज फॉलोज। अब रामदास वर्सेस मुख्तारी में आपका इफेक्ट दिखाया है और डिस्टिंक्शन बताया, इफेक्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंगल ट्रांजैक्शन एंड कैरिंग ऑन बिजनेस। अब सिंगल ट्रांजैक्शन और कैरिंग ऑन बिजनेस के बीच में एक डिस्टिंक्शन जो खींचा है वो आपका रामदास वर्सेस मुक्तधारी के केस में किया था। क्या बोलता है?
अ सिंगल वेंचर और ट्रांजैक्शन फिनिशेस इमीडिएटली आफ्टर परचेज एंड सेल। अब भाई कोई सिंगल ट्रांजैक्शन या बिजनेस है वो तो इमीडिएटली खत्म हो जाती है एक सिंगल परचेज सेल के बाद। देयर इज नो कॉन्टिन्यूटी और कैरिंग ऑफ बिजनेस इन द सेंस दैट वन और मोर पार्टनर्स कंटिन्यू टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू अप्लाई देयर डिस्क्रिशन इन बाइंग, स्टोरिंग, सेलिंग एंड कीपिंग चार्ज ऑफ मनी ओवर अ लेंथ ऑफ पीरियड। अब भाई सिंगल ट्रांजैक्शन में तो ये नहीं होता ना कि पैसे को आप स्टोर कर रहे हो, आपके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है बाइंग में, स्टोरिंग में, सेलिंग में, या आप जो भी चार्ज हैं, जो भी चीज़ है उसको आप पैसे को अपने पास एक लंबे टाइम तक रख कर बैठे हो, ऐसा नहीं। इफ़ दिस लेंथ ऑफ पीरियड एंड द स्कोप ऑफ बिजनेस आर डिफाइंड with reference to particular reason or particular quantities of commodities, then we have particular partnership। अब जहाँ पर मान लो ये पर्टिकुलर पीरियड को आपने डिफाइन कर दिया कि भैया इतने टाइम तक चलेगा, इतनी इतनी क्वांटिटी रहेगी, इतना इतना पैसा रहेगा, इतना इतना चार्ज रहेगा, इतने इतने दिन तक स्टोर रहेगा, तो वहाँ पर तो आप कह दो कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ठीक है। इफ़ इन एन अग्रीमेंट इटसेल्फ द पीरियड एंड स्कोप आर नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड, अब पीरियड या स्कोप प्रिसाइजली डिफाइंड ही नहीं है इफ़ इन द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में पीरियड और स्कोप आर नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड, देन वी मे कॉल इट जनरल पार्टनरशिप। तो तब हम उसे कह देंगे एक जनरल पार्टनरशिप है जहाँ पर पीरियड और स्कोप प्रिसाइजली डिफाइंड ही नहीं। आइदर वे इट हैज़ टू बी अ बिजनेस कैरिंग ऑन विद रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग एंड कीपिंग चार्ज ऑफ कमोडिटीज़ एंड मनी। तो आइदर वे मतलब दोनों ही तरीके से इट हैज़ टू बी अ बिजनेस कैरिंग ऑन विद रेपिटेशन, ठीक है। दोनों ही केस में हमें क्लैरिटी होगी कि भाई जो बिज़नेस है वो कैरी ऑन हो रहा है और रिपीट हो रहा है प्रोसेस को, परचेजिंग का, सेलिंग का, और आप चार्ज भी कर रहे हो, ठीक है। एंड कीपिंग चार्ज ऑफ कमोडिटी मतलब आप चार्ज भी रखे हो कमोडिटी का, मतलब कमोडिटी के ऊपर आप चार्ज करके रखे हो, मतलब आपके पास आपकी कंट्रोल के अंदर रहता है। एंड मनी के ऊपर भी आपका कंट्रोल है। तो इधर वे बिजनेस कैरिंग ऑन कर सकते हो आप जहाँ पर आपका रिपीटिंग प्रोसेस है और लंबे टाइम तक, ठीक है। तो यही डिस्टिंक्शन जो है वो समझाया था रामदास वर्सेस मुग्धारी में कि भाई जो सिंगल ट्रांजैक्शन है वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है परचेज और सेल के बाद, लेकिन कंटिन्यू जो कर रही है बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, वहाँ पर आप कह दोगे कि भैया बिज़नेस है, मतलब एक कैरिंग ऑन बिजनेस कह सकते हो उसे, ठीक है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का हमारा पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, द अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब जो अग्रीमेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि भैया आप शेयर कर रहे हो बिजनेस प्रॉफिट का। अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बाय ऑल इज़ अ मस्ट। अब भाई सभी लोग साथ में शेयर करेंगे प्रॉफिट को, ये तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपका रघुमल वर्सेस ऑफिशियल असाइनी ऑफ कैलकाटा में ये बात बोली थी, ठीक है, कि जो अग्रीमेंट होना चाहिए वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए होना चाहिए बिजनेस का, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मस्ट होना चाहिए। क्या बोलता है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इक्वली, द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप प्रीसपोजेस द बिजनेस कैरिंग ऑन विद प्रॉफिट। अब देखो, इफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स देन इक्वली, अगर इक्वली नहीं बोल रहा, क्योंकि 13 भी इक्वली बोलता है, तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप प्रीसपोजेस अ बिजनेस कैरिंग ऑन फॉर प्रॉफिट ऑब्वियसली। सो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल रनिंग बिजनेसेस बट नॉट विद अ व्यू टू प्रॉफिट इंडिविजुअली विल नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो, जहाँ पर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है, रन कर रहा है बिजनेस को, बट नॉट विद अ व्यू टू प्रॉफिट, पर प्रॉफिट का व्यू नहीं है, इनका व्यू नहीं है प्रॉफिट करने का, बट नॉट विद अ व्यू टू प्रॉफिट इंडिविजुअली, बट इनका व्यू नहीं है प्रॉफिट करना इंडिविजुअली, विल नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो वो फॉल नहीं करेंगे डेफिनेशन में पार्टनरशिप की, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सो द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स रनिंग बिजनेसेस बट नॉट विद अ व्यू टू प्रॉफिट इंडिविजुअली, लेकिन इनका व्यू नहीं है कि हम प्रॉफिट करें इंडिविजुअली, विल नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, वो फॉल नहीं करेंगे डेफिनेशन में पार्टनरशिप के, ठीक है। दस चैरिटेबल एसोसिएशन, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज़, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट सोसाइटीज़, ट्रेड प्रोटेक्शन सोसाइटीज़, म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटीज़, सोशल क्लब्स, बिल्डिंग सोसाइटीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा विल नॉट बी अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो याद रखना गाइस, क्योंकि प्रॉफिट करना नहीं है म्यूचुअली इनका, तो इनको आप कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कह सकते, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसका म्यूचुअल एम बेनिफिट उठाना नहीं है, ठीक है, पैसा बनाना नहीं है, ठीक है, म्यूचुअली प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो उसे आप कभी भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोलते हैं इंश्योरेंस सोसाइटीज़ बता दिया, सोशल क्लब्स बता दिए, बिल्डिंग सोसाइटीज़ बता दी, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बता दिए, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट सोसाइटीज़ बता दी, कभी भी आपकी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होती। द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी पार्टनरशिप मस्ट बी टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर सेक ऑफ प्रॉफिट एंड टू शेयर द सेम, बट एवरी पर्सन हु शेयर्स द प्रॉफिट नीड नॉट ऑलवेज बी अ पार्टनर। अब देखो भाई, पार्टनरशिप का मेन पर्पस तो यही होता है कि भाई बिजनेस कैरी ऑन करेंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आदमी प्रॉफिट शेयर कर रहा है वो पार्टनर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, पेइंग अ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू मैनेजर इंस्टेड ऑफ पेइंग अ फिक्स सैलरी। अब भाई मैनेजर है वो एम्प्लॉई है कंपनी का, अब उसको हम सैलरी नहीं दे रहे, उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो पार्टनर बन गया।
In Grace versus Smith, it was laid down that every man who shares the profit has also to bear his share of loss. It means that a person who shares the profit must also incur liability as he was deemed to be a partner. अब भाई साफ सी बात है, जो आदमी शेयर कर रहा था प्रॉफिट उसके ऊपर लाइबिलिटी भी होनी चाहिए, है कि नहीं? जो आदमी शेयर कर रहा है प्रॉफिट उसके ऊपर लाइबिलिटी भी होनी चाहिए कि लॉस को शेयर करे। अब कोई अगर प्रॉफिट शेयर कर रहा है और वो लॉस शेयर नहीं कर रहा तो उसको आप पार्टनर कहाँ बोल दोगे? तो शेयरिंग ऑफ लॉस इज़ नॉट नेसेसरी। अब बेशक शेयरिंग ऑफ लॉस नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये बनता तो है ना, एक तरीके से बनता तो है ना। प्रॉफिट शेयर कर रहा तो अगर लॉस होता तो वो भी शेयर कर रहा होगा। तो इट वॉज लेड डाउन दैट एवरी मैन हु शेयर्स प्रॉफिट हैज़ ऑल्सो टू बियर द शेयर ऑफ लॉस। इट मीन्स दैट पर्सन हु शेयर्स प्रॉफिट मस्ट ऑल्सो इनकर लाइबिलिटी एज ही वॉज डीम्ड टू बी अ पार्टनर। शेयरिंग ऑफ लॉस इज दो नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि लॉस शेयर करें। दिस प्रिंसिपल वॉज कन्फर्म्ड इन वॉग वर्सेज कार्वर। अब आपका वॉग वर्सेज कार्वर में ये प्रिंसिपल को कंफर्म कर दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप लॉस भी शेयर करो। इन कॉक्स वर्सेज हिकमैन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स लेड डाउन दैट पर्सन शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस डू नॉट ऑलवेज इनकर लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स अनलेस द रियल रिलेशन बिटवीन देम इज दैट ऑफ द पार्टनर। अब देखो, कोई आदमी अगर शेयर कर रहा है प्रॉफिट्स बिजनेस से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा इनकर करेगा लाइबिलिटी भी पार्टनर्स की, ठीक है, एज अ पार्टनर, ठीक है। जब तक ये रियल इंटेंशन ना दिखा रही हो पार्टनर कि वो पार्टनर था, मतलब जब तक रियल इंटेंशन, मतलब इंटेंशन ऐसी नहीं है कि वो उसे पार्टनर बनाने की थी, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि भैया तू शेयर भी कर लॉसेस को, ज़रूरी नहीं है शेयर करें। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन कॉक्स वर्सेस हिकमैन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का बेसिस है कॉक्स वर्सेस हिकमैन, which gives the caution that presence of only some of the essentials of partnership does not necessarily result in partnership। अब ज़रूरी नहीं है कि कुछ एसेंशियल्स अगर पार्टनरशिप के एग्जिस्ट कर रहे हैं, सम एसेंशियल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो चीज़ जो है वो पार्टनरशिप में रिजल्ट हो जाएगी, मतलब वो पार्टनरशिप बन जाएगी, ठीक है। आपको रियल रिलेशन देखना है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो लाइबिलिटी भी इनकर करेगा अपने ऊपर। आपको उस केस में रियल रिलेशन देखना है बिटवीन देम कि पार्टनर्स का था कि नहीं था। और यही कॉक्स वर्सेस हिकमैन का जो कॉन्सेप्ट है, जो केस है, यही आपका बेस बनाता है सेक्शन 6 का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। सेक्शन 6 का ले डाउन करता है इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट अ फर्म और वेदर अ पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एंड शोन बाय ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। अब देखो, सेक्शन 6 जो है वो ले डाउन करता है कि डिटरमाइन करते वक्त वेदर कोई ग्रुप है लोगों का, वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज़ और इज़ नॉट अ फर्म। अब कोई ग्रुप है लोगों का, वो फर्म है या नहीं है, या कोई आदमी पार्टनर है या नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे रियल रिलेशन को बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, एज शोन बाय ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स टुगेदर। तो जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं एक साथ उनको लगाकर हम देखेंगे रियल रिलेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं क्या बोलता है। मेक्स द पोजीशन फर्दर क्लियर बाय स्टेटिंग दैट sharing of profit between certain person does not of itself make such a person partner। अब साफ सी बात है, कोई शेयर कर रहा है प्रॉफिट, ज़रूरी नहीं है वो पार्टनर बन जाए। दूसरी बात, mentions 4 particular instances where a person may be sharing the profit with another or may be getting some payment contingent upon or varying with profits and still the real relation between the person thus sharing the profit may not be of that of a partner। These instances are, अब देखो एक्सप्लेनेशन 2 बोल रही है कि जहाँ पर ये शेयर कर रहा है प्रॉफिट को, पेमेंट भी मिल रहा है और इसका पेमेंट जो है वो कंटिजेंट भी हो रखा है, ठीक है, और तब भी और वेरिंग विद द प्रॉफिट, मतलब इसका जो रिलेशन है, मतलब जो इसका इनकम है वो वेरी करेगा प्रॉफिट्स के साथ। एंड स्टिल द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर द शेयरिंग द प्रॉफिट मे नॉट बी ऑफ दैट ऑफ अ पार्टनर। अब तब भी, इसके बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर बन जाए। वो इंस्टांसेस क्या क्या है ये बताता है एक्सप्लेनेशन 2। क्या बोलता है, दीज इंस्टांस आर मनी लेंडर शेयरिंग प्रॉफिट, जहाँ पे मनी लेंडर जो है वो शेयर कर रहा है प्रॉफिट, क्योंकि मनी लेंडर का जो आपका इंटरेस्ट होता है वो ऑपोजिट होता है ना, क्या कहते हैं, बिज़नेस के। उसका काम है सिर्फ ऐसे पैसे उठाना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता बिज़नेस कहाँ जाए, उसको अपना पैसा वापस चाहिए होता है। और वो मनी लेंडर जो है वो आपका क्या कहते हैं, इंटरेस्ट भी लेता है। अब भाई इंटरेस्ट उठाना एक तरीके से फर्म के बेनिफिट्स के अगेंस्ट है, तो बेनिफिट मतलब फर्म के प्रोग्रेस के फर्दरेंस में तो नहीं है ना, इसलिए ये चीज़ कह सकते हो कि मनी लेंडर कभी पार्टनर नहीं होता। उसी तरह सर्वेंट और एजेंट, कोई सर्वेंट है या एजेंट है वो भी नहीं होता। उसी तरह कोई विडो है या कोई चाइल्ड है डिजीज़ पार्टनर का, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कोई आदमी मर गया, भाई कोई पार्टनर मर गया, उसकी बीवी है, उसके बच्चे, ज़रूरी नहीं कि वो पार्टनर बन जाए क्योंकि उनका पति जो था या उनके फादर जो थे वो पार्टनर थे। आखिरी बात, सेलर ऑफ गुडविल, कोई बंदा सेल कर रहा है अपनी गुडविल को,
तो ज़रूरी नहीं कि वो पार्टनर बन जाए, ठीक है, सेलर ऑफ गुडविल। इसको इधर इन्होंने थोड़ा सा समझा रखा है, मनी लेंडर शेयरिंग प्रॉफिट्स। अब मनी लेंडर जहाँ पे शेयर कर रहा है प्रॉफिट्स, इसको यहाँ पर क्या समझाया, द डिसीजन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन कॉक्स वर्सेस हिकमैन इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ मनी लेंडर शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ विच ही इज़ नॉट अ पार्टनर। अब साफ सी बात है, मनी लेंडर का इलस्ट्रेशन देता है जहाँ पे शेयर कर रहा है वो प्रॉफिट्स को, और वो पार्टनर नहीं है। फैक्ट था, एक स्मिथ एंड सन्स कैरिंग ऑन द बिजनेस and due to some financial difficulties executed a deed in arrangement with their creditor. As a result of it, 5 representatives of the creditor were to be appointed as trustees who were to manage business of Smith and Son. Cox was one of the 5 trustees. The plaintiff Hickman supplied some goods while the business was being managed by the trustees. One of the trustees accepted the bill of exchange drawn by Hickman undertaking to pay the price of goods. Hickman sued Cox for payment. Held, although the creditor were sharing the profit and businesses was being managed by the trustees, and relationship between the creditors and the trustee on one hand and Smith and Sons on the other hand was that of creditor and debtor and not of partners. Therefore Cox was not liable. अब यहाँ पर क्लैरिटी के साथ बोल दे कि भैया कोई स्मिथ एंड सन्स था, वो बिजनेस क्या कहते हैं कैरी ऑन कर रहा था स्मिथ एंड सन्स, और इन्होंने पैसे उठाए क्रेडिटर्स से। अब जो क्रेडिटर्स थे वो क्या कहते हैं ट्रस्टी भी बन गए, ठीक है। कॉक्स जो था वो वन ऑफ दी 5 ट्रस्टी था। एक प्लेंटिफ था हिकमैन जिसने कुछ गुड सप्लाई करे बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, वॉज बीइंग मैनेज। द प्लेंटिफ हिकमैन सप्लाइड सम गुड्स वाइल द बिजनेस वॉज बीइंग मैनेज बाय द ट्रस्टीज। तो हिकमैन ने कुछ गुड सप्लाई करे, एक ट्रस्टी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल ऑफ एक्सचेंज जो हिकमैन ने ड्रॉ किया था प्राइस पे करने के लिए। हिकमैन ने सू कर दिया कॉक्स को पेमेंट के लिए, कॉक्स वन ऑफ द पर्सन था जिसने एक्सेप्ट किया होगा। यहाँ पे बोला क्रेडिटर जो था वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, तो उससे वो पार्टनर नहीं हो जाते बिजनेस के। और हिकमैन का जो मैटर है वो सेट असाइड कर दिया कि भैया आप खींच नहीं सकते कॉक्स, क्योंकि कॉक्स क्रेडिटर है, ही इज़ नॉट दी पार्टनर, ठीक है। बेशक वो लोग कैरी ऑन कर रहे हैं बिजनेस को चला रहे हैं, पर वो पार्टनर नहीं बन जाते, ठीक है। एक और केस यहाँ पे बता रखा है, मेलो मार्च एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट्स ऑफ वॉर। इसमें क्या बोला था, एक हिंदू राजा ने एडवांस किया लार्ज सम ऑफ मनी टू अ फर्म एंड देयरफॉर was given extensive power of control over the business. It was agreed that Raja was to get commission on the profit until the repayment of loan with 12% interest. अब देख लो भाई, हिंदू राजा है, मनी दे रहा है ना, तो साफ सी बात है 12% इंटरेस्ट भी ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो पार्टनर थोड़ी ना हो जाता है, पार्टनर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो एम है वो है मैक्सिमम अपना फ़ायदा उठाना, कंपनी को क्या कहते हैं आपका फर्म को फ़ायदा करना थोड़ी ना। तो फर्म के इंटरेस्ट के तो अगेंस्ट ही होगी, क्योंकि 12% इंटरेस्ट ले रहा है जब तक लोन नहीं मिलता, पूरा नहीं होता। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, सर्वेंट और एजेंट शेयरिंग प्रॉफिट। अब सर्वेंट और एजेंट जहाँ पर शेयर कर रहे हो प्रॉफिट तो क्या होगा, तो समटाइम्स सर्वेंट्स और एजेंट्स आर गिवन शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एज एन इंसेंटिव सो दैट ही टेक्स मोर इंटरेस्ट इन द बिजनेस। सच ए पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट इन दैट कैपेसिटी डज नॉट देयर बाय बिकम्स पार्टनर। अब सही साफ सी बात है, अगर वो पैसा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है पार्टनर बन गया, ठीक है। यहाँ पे केस है आपका मैककारेन वर्सेस वेरशॉयले, ठीक है, मैककारेन वर्सेस वेरशॉयले। An assistant in a firm broker was paid a share of profit over and above his salary at the time he signed some letters and documents on behalf of the firm. It was laid that such a person only acted as a servant of the firm, of the agent of the firm, and mere fact that he shared profit did not make him partner in the firm. आगे मुझे नहीं लगता कोई नया केस देखने की ज़रूरत है, ये वाला केस हमें क्लियर है मैककारेन वर्सेस वेरशॉयले का, जहाँ पर क्लैरिटी के साथ इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई कोई आदमी जो था वो पैसे उठा रहा था, उसको ओवर एंड अबव प्रॉफिट मिलता था। बहुत जगह मिलता है प्रॉफिट आपको, ओवर एंड अबव सैलरी बोनस के रूप में मिलता है, ठीक है, इंसेंटिव की तरीके से। तो यहाँ पर ये कंपनी का पार्टनर नहीं बन जाता क्योंकि इसे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ इसी मात्र से, ठीक है, क्योंकि वो एज अ सर्वेंट कैपेसिटी में काम कर रहा है, एज अ सर्वेंट या एजेंट ऑफ द फर्म, ठीक है। आगे देखते हैं, विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर। गाइस यहाँ पर भी हमें ये क्लियर है कि विडो और चाइल्ड जो होता है डिसीज पार्टनर का, वो अपनी मर्जी से नहीं बन जाते। आपको अगर किसी को पार्टनर बनाना है तो भाई सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बंदे को, ठीक है, उसके बाद ही वो पार्टनर बनता है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पे बोल दिया, विडो और अ चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर हु शेयर द प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट डज नॉट बिकम द पार्टनर मियरली बिकॉज ही और शी इज शेयरिंग द प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब भाई वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ केस एक है हमारा होम्स वर्सेज हैमॉन्ड। क्या बोलता है, 5 person entered into partnership for 7 years and agreed to share profit and loosely equally, मतलब इक्वली ऑलमोस्ट इक्वली कर रहे थे 7 साल के लिए 5 लोग।
They further agreed that if any one of them dies before the expiry of the said 7 periods, the other would continue the business and they pay the share of the profit of the deceased to his executor. अब भाई डिसीज के एग्जीक्यूटर को पैसे दिए जाएंगे अगर इनमें से कोई भी मर जाता है और बाकी लोग कम कंटिन्यू करेंगे. On death of one of the partner, the survivor started paying the executors of the deceased his share of profit. अब भाई एक बंदा मर गया, ऑब्वियसली सबने मिलके पैसे देने लग गए उसके एग्जीक्यूटर को. The surviving partner entered into contract with the plaintiff and the plaintiff sued the executor of the deceased to make them liable in respect of the said contract. अब भाई साफ सी बात है, जो आपके सर्वाइविंग पार्टनर्स थे वो एंटर कर गए प्लेंटिफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट में और प्लेंटिफ ने सू कर दिया डिसीज के एग्जीक्यूटर को. अब जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं वो जाके किसी तीसरे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने इस बंदे को भी सू कर दिया इसके एग्जीक्यूटर को. यहाँ पे हेल्ड हुआ कि एग्जीक्यूटर दो शेयरिंग प्रॉफिट हैड नॉट बिकम पार्टनर एंड देयरफॉर कैन नॉट बी मेड लायबल. वो लायबल नहीं होगा, बेशक वो लोग पैसे उठा रहे हैं, ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन वो लायबल नहीं. ठीक है, कि आगे क्या बोलता है. हाउएवर देयर इज़ नो बार टू विडो और अ सन ऑफ अ डिसीज पार्टनर टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद द डेथ ऑफ द डिसीज्ड, but a clear agreement to that effect has to be provided as has been held in CIT versus Messrs केदारमल केशर देव. अब भाई साफ सी बात है, कोई बार नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में कि भैया ये पार्टनरशिप नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक क्लियर एग्रीमेंट करना पड़ेगा इस चीज़ को पावर देते हुए कि भैया आज से पार्टनर है. फोर्थ पॉइंट बोलता है सेलर ऑफ गुडविल शेयरिंग प्रॉफिट. अब कोई सेलर है गुडविल का जो शेयर कर रहा है प्रॉफिट को, तो पर्सन सेलिंग द गुडविल ऑफ दिस बिजनेस मे बी इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल, बट सम ऑफ द पर्सन कैन नॉट बी डीम टू बी अ पार्टनर सिंपली बिकॉज ही इज शेयरिंग द प्रॉफिट. अब देखो भाई साफ सी बात है, किसी ने अपनी गुडविल बेची, ठीक है, गुडविल बेची इन द सेंस कि भाई आज की डेट में आप फ्रेंचाइजी देखते हो, तो फ्रेंचाइजी अगर कोई बंदा किसी को देता है इसका मतलब थोड़े ना कि वो पार्टनर बन गया उनके साथ, है ना, नहीं होते. केस है आपका प्रैट वर्सेस टिक. फैक्ट था डॉक्टर सोल्ड द गुडविल ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस एंड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द बायर दैट ही वुड हेल्प हिम टू इंट्रोड्यूस पेशेंट फॉर 3 months एंड ही वुड बी एंटाइटल्ड टू हाफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एंड इनकर हाफ द एक्सपेंसेस. अब देखो यहाँ पर क्लैरिटी कर दी कि भाई इंट्रोड्यूस करेगा पेशेंट्स को 3 महीने के लिए और एंटाइटल करेगा हाफ ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एंड इनकर हाफ ऑफ द एक्सपेंसेस. यहाँ पे हेल्ड किया गया डॉक्टर हैड नॉट बिकम अ पार्टनर विद द पर्सन टू होम द गुडविल वॉज सोल्ड. ठीक है, तो डॉक्टर पार्टनर नहीं बन जाते उस बंदे के साथ जिसको उन्होंने गुडविल सेल की थी. ठीक है, सेम डिसीजन दिया था आपका रोलिंगसन वर्सेस क्लार्क के केस में भी और हॉकिंसली वर्सेस आउटरैम के केस में भी. ठीक है, तो ये दोनों आपको केसेस याद रखने हैं. पैट वर्सेस टिक में क्लैरिटी के साथ बोल देते कि डॉक्टर साहब सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उन्होंने गुडविल भेज दी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से किसी आदमी को और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में चले गए बायर के साथ कि पेशेंट इंट्रोड्यूस करना और आधा शेयर करना प्रॉफिट को और आधा शेयर करना एक्सपेंसेस को, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर बन गया. अब हम ये छठे इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं इधर म्यूचुअल एजेंसी की. तो सेक्शन 4 के हिसाब से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये तो हमने देखा म्यूचुअल एजेंसी है, एक आदमी करे या सारे आदमी करें एक साथ या एक आदमी करे सबके बिना पे. It enables partner to carry on the business on behalf of the others. Section 12 of Indian Partnership Act also provides that, subject to the contract between the partners, every partner has right to take part in the conduct of the business. अब भाई साफ सी बात है, सेक्शन 12 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मतलब जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के बीच में जो पार्टनरशिप डीड हुई है उसको मद्देनजर रखते हैं, मतलब उसके अंतर्गत कोई भी आदमी के पास अधिकार होता है कि वो कंडक्ट में बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करे. ठीक है, डे टू डे मैटर्स में पार्टिसिपेट करके. एवरी पार्टनर देयरफॉर कैन बाइंड अदर्स बाय हिज एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. ऑब्वियसली कोई भी आदमी कोई भी पार्टनर है वो अपने कार्य से बाकी के लोगों को भी बाइंड कर सकता है, फर्म को बाइंड कर देता है. इन शॉर्ट, द एलिमेंट ऑफ बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2A, दैट इज एक्ट ऑफ द फर्म. अब जो एलिमेंट है कि बाइंड कर देगा, ये एस्पेक्ट आपका कवर्ड है 2A के अंतर्गत. ठीक है, सेक्शन 2A एक्ट ऑफ द फर्म में ये कवर्ड है. मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव्स राइज टू द राइट इन्फोर्सिएबल बाय और अगेंस्ट द फर्म. ऑब्वियसली अब ये क्या है, ये एक्ट ऑफ द फर्म जो है, ये जो एलिमेंट है आपका बाइंडिंग अथॉरिटी का पार्टनर का, ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 2A के अंतर्गत. और सेक्शन 2A बात करता है एक्ट ऑफ द फर्म में, जिसमें बोलता है एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव राइज टू द राइट इन्फोर्सिएबल बाय और अगेंस्ट द फर्म. तो कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा ओमिशन पार्टनर के द्वारा जो पार्टनर को या एजेंट ऑफ द फर्म को पावर देता है, एक ऐसा अधिकार देता है सू करने का या खुद सू होने का. ठीक है, एवरी पार्टनर कैन बी एजेंट ऑफ एनी अदर पार्टनर एंड द रिलेशन इज दैट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. अब हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है और ये म्यूचुअल एजेंसी का सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है.
सेक्शन 18 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। सेक्शन 18 सीधा बोल रहा है कि पार्टनर जो है वो एजेंट है फर्म का और बिजनेस के पर्पस के लिए फर्म का एजेंट कहलाएगा हर पार्टनर। सेक्शन 23 ऑफ IPA मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स एन एडमिशन ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ़ इट इज़ मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब देखो सेक्शन 23 जो है IPA का वो क्लैरिटी के साथ यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी आदमी अगर रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी फर्म को और उसके पास ये अथॉरिटी भी है कि वो कर रहा है, मतलब अथॉरिटी के अंतर्गत कर रहा है, तो अगर कोई भी इसने बात को एक्सेप्ट कर लिया, कोई भी रिप्रेजेंटेशन दी, तो वो इस रिप्रेजेंटेशन से बाध्य है और वो रिप्रेजेंटेशन भी बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है। सेक्शन 24 ऑफ IPA सेज दैट नोटिस टू द पार्टनर इज नोटिस टू ऑल, मतलब एक पार्टनर को अगर आपने नोटिस दे दिया, सेक्शन 24 बोलता तो सबको दे दिया। दिस नोटिस इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू ऑल, मतलब एक को एक्चुअल नोटिस दिया तो बाकी सबको कंस्ट्रक्टिव नोटिस अपने आप ही मिल गया। दस एवरी पार्टनर ऑक्यूपाइज द डुअल पोजीशन दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो हर पार्टनर की एक डुअल पोजीशन है, मतलब प्रिंसिपल की भी पोजीशन है इनकी, एट द सेम टाइम एक एजेंट की भी पोजीशन है। The existence of mutual agency among the partners is the real test of existence of partnership। अब देखो म्यूचुअल एजेंसी है कि नहीं है, यही रियल टेस्ट है पार्टनरशिप का। As was the held in Cox versus Hickman। अब यही बात कॉक्स वर्सेस हिकमैन ने ही बोली थी कि भाई आप ये देखो कि ये दोनों ये एक दूसरे के एजेंट हैं भी कि नहीं, मतलब ये एक दूसरे के तरफ म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो मतलब ये एक दूसरे के पार्टनर हैं, मतलब ये एक दूसरे के काम से बाउंड है। In that case, the trustee were managing the business of Smith and Sons, but they did not thereby become partner. The reason is that the trustee were merely the agents of Smith and Sons, but they were not the principal, and thus there was no mutual agency. ठीक है, Smith and Sons were principals, Smith and Sons were principal, and business still belonged to Smith and Sons and not to the trustees. अब देखो trustees जो थे वो एक तरीके के एजेंट थे Smith and Sons के, और principal तो Smith and Sons ही था। डुअल पोजीशन होनी चाहिए बंदे की, पार्टनर्स खुद में तो प्रिंसिपल ही है और एक दूसरे के एजेंट होने चाहिए। यहाँ पे बेशक स्मिथ एंड सन्स को चला रहे थे ट्रस्टीज़ ही, लेकिन कॉक्स वर्सेस हिकमैन में, लेकिन जो ट्रस्टीज़ थे वो प्रिंसिपल नहीं थे, प्रिंसिपल तो स्मिथ एंड सन ही था, ठीक है। सिमिलरली इफ अ सर्वेंट और एन एजेंट इज पेड रेम्यूनरेशन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, सच अ पर्सन कॉन्स्टिट्यूट्स मियरली एन एजेंट और अ पर्सन with whom he is sharing profit. Since such a servant or an agent does not occupy the position of principal, there is no mutual agency, and thus the servant or the agent sharing the profit cannot be termed as partner। यहाँ पर ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई गाइस कि आप इनको पार्टनर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या कहते हैं, प्रॉफिट तो शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब मैं प्रॉफिट तो शेयर कर ही रहे हूँ, कर रहे हूँ ना कर रहे हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है। अगर ये खुद में प्रिंसिपल होते तो आप एक बार का बोल देते कि हाँ भाई क्योंकि ये प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल के साथ उसके एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल खुद में इनका भी एजेंट है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह, ठीक है, तो उस केस में आप कह सकते हो, और शेयर भी कर रहे हैं प्रॉफिट, तो उस केस में कह सकते हो आप कि भाई ये पार्टनर्स हैं, लेकिन अदरवाइज ये पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोलता है, पार्टनरशिप फर्म नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब गाइज ये बात तो हम सबको पता है कि जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, और ये पोजीशन जो थी इसे एक्सप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट ने दूलीचंद लक्ष्मी नारायण वर्सेस CIT के केस में, ठीक है गाइज। इस पोर्शन को कि पार्टनरशिप फर्म नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी हम अपने अगले पार्ट में शुरू करेंगे। अब तक हमने ऊपर कई सारी चीज़ों को समझ लिया, कॉक्स वर्सेस हिकमैन के थ्रू हमने म्यूचुअल एजेंसी के एस्पेक्ट को समझा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझा, है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो शुरू होगा आपका पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनरशिप फर्म नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी से। तो तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग गाइस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच गाइस।